उह, उह, आज तो ठंड ने कहर ही ढा दिया है। आह, ऐसी ठंड तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। उह, मेरी तो कड़कड़ी बंधी है दीदी। ऐसा गरीब ससुराल मिलेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ससुराल ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में होगा तो ठंड ही लगेगी दीदी। ओह, मुझसे तो ठंड सही नहीं जा रही, क्या करूं। अब ताने मारने से क्या होने वाला है। हम पांचों भाई गरीब हैं, और भला हम गरीब कर भी क्या सकते हैं। किसी न किसी तरह ये सर्दियां तो काटनी ही पड़ेंगी। महेश और शोभा के 5 बेटे थे। उनके नाम दीपक, सरजू, भोला, बंसी और गणेश थे। मरने से पहले महेश और शोभा ने अपने 5 बेटों की शादी कर दी थी। उनकी 5 बहुओं के नाम रेखा, सुलेखा, आशा, निशा और नेहा हैं। इनके पति मजदूरी करते हैं और इसीलिए सर्दी से बचने के लिए उन सब के पास न तो पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं और न ही रात को ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई। देखिए तो दीदी, कितनी सर्दी है। सर्दी की तो पूछ ही मत छोटी, मेरा तो रोम रोम कांप रहा है। घर से बाहर खड़ी रहोगी तो सर्दी लगेगी ही ना। अरे घर के अंदर क्यों नहीं चलती? हमारा तो घर और बाहर सब बराबर ही है जी, घर में कौन सी गर्माहट है। दीदी, मैं तो चूल्हा जलाती हूँ, खाना भी बन जाएगा और हम सब सेक भी लेंगी। यही ठीक रहेगा। आशा, चलो चूल्हा ही जला लेते हैं। दिन हो या रात, इन 5 भाइयों और इनकी पत्नियों को तो पल भर भी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही थी। मिलती भी कैसे? झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि कहीं दीवार में सुराख थे तो कहीं टूटी खिड़की और दरवाजे। ठंडी हवा तो कहीं से रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। महेश के 5 बेटे और बहुएं सर्दी में ऐसे तड़प रहे थे कि मानो ठंड अभी उनके प्राण हर लेगी। रेखा दीदी, ये घर नहीं बल्कि फटी चादर है। इसमें से तो ठंडी हवा बेरोक टोक चली आ रही है। हे भगवान, इस ठंड से बचाओ। ओहो, ओह, ओह, मेरी तो जान ही निकलने वाली है। हाय, सुलेखा, बहुत हो गया, बस आज की रात काट लो, कल कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे क्या जुगाड़ करेंगे दीदी, मुझे तो कुछ लगता नहीं। जब इतनी ठंड है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। तू चिंता ना कर, वो मुझे सोचना है। अगले दिन रेखा अपनी 4 देवरानियों को लेकर जंगल में जाती है और वहां जाकर कुछ सूखी घास काटने को कहती है। हमें 2 गट्ठर सूखी घास चाहिए, यहाँ बहुत सारी सूखी घास है, इसे काटकर गट्ठर में बांध लेते हैं। पर यह सूखी घास हमें ठंड से कैसे बचाएगी दीदी? हमारे पास फटी पुरानी चादरें तो हैं ना। हाँ दीदी, वो तो हैं। बस तो उन्हीं के कवर सिलकर उसमें यह घास भर देंगे और घास की रजाई बनाएंगे। पर दीदी, हम कवर कैसे सिलेंगे? उसका जुगाड़ भी है मेरे पास, मैंने सुई धागा रखा हुआ है, उसी से सिल लेंगे। रेखा के यह कहने पर कोई भी गरीब बहू सवाल जवाब नहीं करती। सब सूखी घास के गट्ठर बनाकर घर ले आती हैं और रेखा उनसे घास की रजाई तैयार कर देती है। फिर उस रात सबको ठंड से राहत मिल जाती है। अरे वाह भाई, तुम पांचों तो बड़ी जुगाड़ू हो। आखिर रात में ठंड से बचने का जुगाड़ कर ही लिया। और करते भी क्या, आप 5 भाई तो इतना भी नहीं कमाते कि हम 5 इस सर्दी में चैन से खा पी और सो सकें। अगले दिन घर में खाना पकाने के लिए भी लकड़ी नहीं थी, इसीलिए रेखा अपनी देवरानियों से कहती है, आज तो चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं है, जंगल में चलो लकड़ियां लेकर आते हैं। हाँ दीदी, हम जंगल में लकड़ियां लेने चलते हैं। उस दिन 5 बहुएं लकड़ियां लेने जंगल में जाती हैं तो चलती ही जाती हैं। वे चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाती हैं कि जहां विशाल यानी बड़ी बड़ी जड़ों वाले पेड़ खड़े होते हैं। उनकी जड़ें इतनी विशाल होती हैं कि उनमें रहने का ठिकाना बनाया जा सके। उन्हें देखकर 5 बहुएं चौंक जाती हैं। दीदी, देखो तो इन पेड़ों की जड़ें कितनी विशाल हैं,
इनमें तो हमारे रहने के ठिकाने बन सकते हैं। अरे हाँ, अगर हम यहाँ इन जड़ों में अपना घर बना लें तो ठंड तो हमें छू भी ना सकेगी। पर दीदी, इन जड़ों में घर बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तो क्या हुआ, देखती नहीं कि उस कच्ची झोपड़ी में लाख जतन के बाद भी ठंड से जान निकलती है। अगर हम यहाँ जड़ों में अपने घर बना लेंगी तो सच सर्दियाँ आराम से कट जाएंगी। पर दीदी, इसके लिए तो हमें अपने पतियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मैं कब कहती हूँ कि मत लो, चलो आज ही उनसे बात करते हैं। जब रेखा और उसकी देवरानियां इस बारे में अपने पतियों से बात करती हैं तो वे सब घबरा जाते हैं। क्या तुम सबको पता भी है, उस जंगल में गांव के लोग जाने से भी डरते हैं। अगर हम वहां जाकर रहेंगे तो लोग क्या समझेंगे? आपको तो लोगों की पड़ी है और हम हैं कि इस सर्दी में अपनी जान बचाने के लिए मरी जा रही हैं। हम गरीबों के लिए तो ऐसी महफूज जगह मिल ही नहीं सकती। हमने वहाँ कोई अपना सदा का ठिकाना थोड़ी ना बनाना है, बस सर्दियाँ ही तो काटनी हैं। सर्दी कट जाए बस, फिर वापस गांव आ जाएंगे, इसीलिए मना मत करो। हम गरीबों के लिए यही उचित है। ठीक है, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो चलो जंगल में पेड़ों की जड़ों में अपना घर बना लेते हैं। बड़े भाई दीपक के यह कहते ही पांचों भाई और पांचों बहुएं जंगल में पहुंच जाती हैं और सब मिलकर पेड़ों की विशाल जड़ों को अपना घर बनाने के लिए जुट जाते हैं। आप पांचों भाई इन जड़ों के बीच गड्ढे बनाओ, हम पांचों गीली मिट्टी से दीवार बनाकर इन्हें घर का रूप देंगी। ठीक है, हम अपना काम शुरू करते हैं, आप सब भी अपना काम आरंभ कीजिए। यह कहकर सब ठंड की परवाह न करते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं और 3-4 दिन रातों की सर्दियां सहन करने के बाद ही उन पांचों भाइयों और उनकी पत्नियों के लिए पेड़ों की जड़ों में घर बनकर तैयार हो जाते हैं। अरे वाह, ऐसा तो सोचा भी नहीं था, जैसे अच्छे ये घर बन गए। इन घरों में तो ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा। क्यों, मेरा जुगाड़ काम कर गया ना? बिल्कुल, तुम पांचों के जुगाड़ ने तो कमाल ही ढा दिया। पेड़ों की जड़ों में घर बनाने के बाद उन पांचों भाइयों और उनकी पत्नियों का तो जैसे जीवन ही संवर जाता है। सब रात को चैन की नींद सोते हैं और दिन में जंगली साग सब्जी का आनंद लेते हैं। वाह, सर्दियों में आग के पास बैठकर खाना खाने का तो अलग ही मजा है। वाह, हरी सब्जी और मक्का की रोटियां कितनी लजीज लग रही हैं। मैंने ठीक कहा ना दीपक भैया? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। धीरे धीरे सर्दियां बीतती जाती हैं और पांचों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ पेड़ों की जड़ों में बने घरों में चैन से रहते जाते हैं। मगर फिर एक दिन गांव का मुखिया धनपत और कुछ गांव वाले उधर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वे पांचों भाई और उनकी पत्नियां घबरा जाते हैं। लगता है आज हमारी खैर नहीं, आज मुखिया और ये गांव वाले हमें कोई गंभीर दंड देंगे। अरे, पर हम गरीबों ने ये घर बनाकर जंगल का कोई नुकसान थोड़ी ना किया है, बस बसेरा ही तो बनाया है। अरे तू चुप कर, तू मुखिया जी के सामने कुछ मत बोलना, मुझे ही बात करने देना। पांचों घबराए हुए भाई और उनकी पत्नियां इस तरह की बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मुखिया जी उनके पेड़ की जड़ों वाले घरों को हैरानी से देखते हुए कहते हैं, अरे देखो भाई देखो, इन लोगों ने कितने सुंदर घर बनाए हैं, इनकी सोच की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। मुखिया जी, जंगल का ये दृश्य देखकर तो लगता है हम किसी जंगल रिजॉर्ट में आ गए हों। बिल्कुल सही, अब ये जंगल रिजॉर्ट ही बनेगा। हम इस रिजॉर्ट को चलाने की जिम्मेदारी इन पांचों भाइयों और इनकी पत्नियों को देंगे। आप ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, तुम ऐसे ही कुछ और घर बनाओ, इनकी सजावट करो, बाकी की व्यवस्था गांव की पंचायत पर छोड़ दो। तुम यहाँ रह सकते हो और साथ ही रोजगार भी मिलेगा, साथ ही पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। यह सुनकर तो पांचों भाइयों और उनकी पत्नियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर तो गर्मी आने तक वहां एक शानदार जंगल रिजॉर्ट बनकर तैयार हो जाता है और पांचों भाइयों की अच्छी आमदनी होने लगती है। दिसंबर का महीना बीतने वाला था और जनवरी अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि सर्दी अपना असली रंग दिखाने पर उतर आई थी। सर्द हवाएं चल रही थीं और ठंड कहर बरसाने पर तुली थी। ऐसी ठंड में गरीब बंसी का परिवार
अपनी घास फूस की झोपड़ी में दुबका पड़ा था। ओहो, आज तो ठंड जान ही लेकर रहेगी। ओढ़ने को ना कोई रजाई है ना कंबल। राधिका, तुम ठीक तो हो ना भाई? कहाँ ठीक हूँ, मारे सर्दी के सारा बदन कांप रहा है। भला इस पतली सी फटी चादर में जाड़ा कैसे रुके। अरे शैली कहाँ चली गई? अरे उधर तो देख राधिका, शैली तो ठंड से बचने के लिए बोरी में घुसकर सो गई है। हाय मेरी बच्ची, लगता है भगवान ने हम गरीबों को सताने के लिए ही जाड़ा बनाया है। ये तो तुम ठीक कहती हो राधिका। उधर अम्मा और बापूजी पता नहीं किस हाल में होंगे। उनकी चिंता मत करो, उनके पास तो गर्म कंबल है। बंसी बहुत ही गरीब आदमी था। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 5 साल की बेटी थी। इन सब का पेट पालने की जिम्मेदारी उसी अकेले के कंधों पर थी। बंसी मजदूरी करके अपना घर चलाता था। इस समय ठंड बहुत अधिक थी, इसीलिए मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया था। मगर मरता क्या ना करता, बंसी को मजदूरी ढूंढने के लिए बहुत सवेरे निकलना ही पड़ता था। बंसी सर्दी के कारण रात भर सो नहीं पाता और सुबह होते ही मजदूरी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी राधिका उसके लिए चाय ले आती है। बंसी कांपते हाथों से चाय की प्याली लेता है और कहता है, आज तो बर्फी पड़ रही है राधिका, हाथ तो देखो कैसे कांप रहे हैं। हम गरीबों पर अभिशाप है यह सर्दी। ठंड में कांपते हुए रात काटो और दिन में कपकपाते हुए काम करो। आज तो मजदूरी पर जाने का मन ही नहीं करता मेरा। मन नहीं करता तो मत जा बेटा, ये कंबल ले और इसमें दुबक जा। बापू, यह मजदूरी पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? एक तो सर्दी में ठिठुरना, ऊपर से खाली पेट रहना हो पाएगा क्या? बहू, तन ढकने के लिए गरम कपड़े भी तो नहीं है इसके पास। देखो तो मेरा बच्चा कैसे कांप रहा है। तुम चिंता मत करो माँ, आज अच्छी मजदूरी मिल गई तो कोई सस्ता सा कंबल खरीद कर ही घर लौटूंगा। यह कहकर बंसी कांपते हुए मजदूरी के लिए निकल जाता है। सर्दी के कारण उसका शरीर कांप रहा होता है, हाथ अकड़ रहे होते हैं और दांत किटकिटा रहे होते हैं, मगर बंसी फिर भी मजदूरी की तलाश कर रहा होता है। आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है भाई। अगर जेब में थोड़ी भी पैसे होते तो ऐसी ठंड में घर से बाहर पैर न रखता। भगवान मुझ जैसा गरीब किसी को ना बनाए। यह कहते कहते बंसी की नजर कुछ दूर जल रहे अलाव पर पड़ती है। वहां कुछ मजदूर अलाव के पास बैठे आग सेक रहे थे। आग दिखाई देते ही बंसी अलाव की तरफ दौड़ पड़ता है। अरे आओ 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 बंसी भाई। अरे तुम तो बुरी तरह से कांप रहे हो, थोड़ा सेक लो भाई। आज तो बहुत ठंड है भाई। हाँ, पर गरीब के पेट का मीटर तो कम बखत ठंड में भी चलता है। बंसी अपने साथी मजदूरों से बात ही कर रहा होता है कि तभी एक सेठ वहां आ जाता है। सेठ को ठंड की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तो गर्म कपड़े पहने थे। सेठ को देखकर बंसी मन ही मन सोचता है, अरे सर्दी तो इन अमीरों के लिए बनी है, गर्म कपड़े पहनकर कैसे ठंड का आनंद लेते हैं, और एक हमें गरीब कि कांपते कांपते सारा जाड़ा निकाल देते हैं। अरे क्या सोचने लगे भाई? कुछ नहीं सेठ, बोलो क्या काम करना है? सीमेंट, रेत, रोड़ी का मसाला बनाना है, और क्या? यह सुनकर सब मजदूर उस काम को मना कर देते हैं। नाना सेठ, ऐसी ठंड में हमसे मजदूरी ना हो पाएगी, पर मुझसे हो पाएगी सेठ, मैं करूंगा ये काम। अरे तू पगला गया है बंसी, एक तो ठंड से कांप रहा है, ऊपर से ठंड लगने वाला काम ले रहा है। आज ठंड में काम करूंगा भाई, तभी तो ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल खरीद पाऊंगा। मुझे कंबल की सख्त जरूरत है, काम तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर बंसी उस काम पर चला जाता है और शाम तक किसी तरह काम करके कंबल तो खरीद लाता है, मगर घर आते आते उसे तेज बुखार चढ़ाता है। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। राधिका, राधिका, ये कंबल देखो, मेरा बुखार मत देखो, ये तो एक गोली खाकर उतर जाएगा। मगर बंसी को ऐसी ठंड लगती है कि वह उठ ही नहीं पाता। गरम कंबल तो उसे मिल जाता है, मगर पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पाता। इसीलिए एक दिन बंसी ठंड की बलि चढ़ जाता है। हाय रे जालिम ठंड, गरीब को मौत की नींद सुला दिया। मेरी तो मांग ही उजड़ गई। बहुत धीरज रखो,
भगवान को जो मंजूर था हो गया। बेटी, अब तो जिंदगी जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। अब रोने से क्या होगा। बंसी की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी राधिका के कंधों पर आन पड़ती है। बंसी के मरने से उन्हें सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल तो मिल जाता है, मगर पेट के लिए रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है। बूढ़े सास ससुर और बेटी भूख से बेहाल हो उठते हैं। माँ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना माँ। बेटी राधिका, ऐसी भयंकर ठंड ना होती तो इन बूढ़े हांडों को कहीं चलाकर 2 पैसे कमा भी लेता, पर इस सर्दी में तो हाड़ जाम से हो गए हैं। बेटी, एक तो तन पर गरम कपड़े नहीं और ऊपर से पेट में दाना नहीं। ऐसे में तो हम सब भी बंसी के पास ही पहुंच जाएंगे। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मैं आप सबको कभी भूखा न मरने दूंगी। मैं आज ही कोई काम ढूंढने निकलती हूँ। यह कहकर राधिका भी बंसी की ही तरह गंभीर ठंड में काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। राधिका इधर उधर भटकते हुए चंपा के ढाबे पर पहुंच जाती है। बहन, आपका तो ढाबा है, इसीलिए आप तो मुझ गरीब को कुछ ना कुछ काम दे ही सकती है ना। तुम लगती तो शरीफ हो और मेरे पास तुम्हारे लिए काम भी है। सुनो, क्या तुम मेरे ढाबे में बर्तन धोने और साफ सफाई करने का काम करोगी? हाँ हाँ, सब काम करूंगी। देख लो, इस कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से बर्तन धोने का काम तुम कर भी पाओगी या नहीं? बिल्कुल कर पाऊंगी। मैं सुबह से शाम तक ठंडे पानी में बर्तन धोऊंगी। बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। तो समझो रख लिया। अंदर आओ और काम शुरू कर दो। राधिका उसी समय काम पर जुट जाती है और ठंड की परवाह न करते हुए सब काम मन लगाकर करती है। राधिका का काम देखकर चंपा बहुत खुश होती है। एक दिन राधिका सर्दी में कांपते हुए बर्तन धोते हुए रो रही होती है। अरे राधिका, तुम रो क्यों रही हो? बीबी जी, इस साल ठंड बहुत पड़ रही है। पहले ठंड के कारण पति चल बसे और अब बेटी और सास ससुर ठंड में कांपते रहते हैं। क्यों, क्या पहनने ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? बीबी जी, गरीब को खाना मिलना तो मुश्किल होता है, फिर भला कपड़े कहाँ से खरीदें? तू चिंता ना कर राधिका, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर चंपा अपने काम पर लग जाती है और अगले दिन जब राधिका काम पर आती है तो उसे कुछ गर्म कपड़े और कंबल देते हुए कहती है, राधिका, ये तुम्हारी बेटी, सास ससुर और तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल हैं। ये ले लो। आज के बाद तुझे और तेरे परिवार को ठंड में तड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो आपने हम गरीबों पर बड़ा एहसान किया बीबी जी। राधिका, एहसान वहसान की बात छोड़, बस तू मन लगाकर काम कर। हाँ। उस दिन राधिका गर्म कपड़े और कंबल लेकर घर जाती है तो शैली को ठंड से कपकपाते हुए पाती है। माँ माँ, देखो ना माँ, कितनी सर्दी है। तुम मेरे लिए गर्म कपड़े ला दो ना माँ। तू चिंता ना कर बेटी, मैं तुम सब के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेकर आई हूँ। सच माँ? फिर तो मुझे जल्दी से पहनाओ, बहुत ठंडी है माँ। राधिका शैली और अपने सास ससुर को गर्म स्वेटर पहनाती है और उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल देती है। गर्म कपड़े और कंबल मिलते ही उन्हें ठंड से राहत मिलती है और उनके चेहरे खिल उठते हैं। दादाजी, मुझे तो अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। हाँ बिटिया, अब तो हमारे पास गर्म कपड़े और कंबल आ गए हैं, फिर भला ठंड क्यों लगेगी। काश ये गर्म कपड़े और कंबल कुछ दिन पहले मिल जाते तो मेरा बंसी आज जिंदा होता। माँ जी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अब रोने पछताने से क्या। हाँ बहू, यह भी ठीक है। उस दिन के बाद राधिका चंपा के ढाबे में मन लगाकर काम करती है और धीरे धीरे चंपा और राधिका मिलकर ढाबा चलाने लगती हैं।